फिल्म की शुरुआत में हमें रिचर्ड नाम के एक शख्स दिखाया जाता है जो बहुत ही यूनिक रिसर्च कर रहा है। वो जापानीज की एक मिथिकल क्वीन हिमिको पर रिसर्च कर रहा है जो लोगों को जिंदगी और मौत देती थी। उसने हर तरफ खौफ और डर फैला कर रखा था। लोग उससे बहुत डरते थे। वो जिसको भी हाथ लगाती थी वो मर जाता था। अब वहाँ के लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं और उसको डेविल सी में मारकर एक आइलैंड पर दफना दिया। रिचर्ड अपनी इस रिसर्च को लेकर बहुत जुनूनी होता है। वो आइलैंड को ढूंढने जाता है ताकि वो मिथिकल क्वीन को जगा सके। रिचर्ड की वाइफ की डेथ हो चुकी है और वो अपनी बेटी लारा को अकेला लंदन में छोड़कर चला जाता है और उसे एक लॉकेट देकर जाता है। फिर हम देखते हैं कि काफी साल गुजर चुके हैं और लारा बड़ी हो गई है। वो रेसलिंग कर रही है। लारा एक ब्रेव लड़की है। उसे रेसलिंग का बहुत शौक है। इसके लिए उसने एक क्लब ज्वाइन किया हुआ है। तभी क्लब का ओनर आता है और कहता है कि तुमने फीस पे नहीं की, अब तुम यहाँ नहीं खेल सकती। लारा वहाँ से अपनी बाइसिकल पर बैठकर चली जाती है। वो अपने दो दोस्तों के पास जाती है जो बाइसिकल ठीक करने का काम करते हैं। वो भी उनके साथ काम करती है। वो लोग बातें करते हैं कि एक कंपटीशन हो रहा है और विन करने वाले को मनी मिलेगी। पैसों को सुनकर वो कहती है कि मैं पार्टिसिपेट करूंगी क्योंकि मुझे फीस पे करने के लिए पैसे चाहिए। गेम कुछ इस तरह की होती है कि सबको अपनी अपनी बाइसिकल पर रेस लगानी है और एक बाइसिकल वाला अपने पीछे फॉक्स की टेल बनाएगा। जिसने वो टेल पकड़ ली वो विनर होगा और उसे प्राइज मिलेगा, और अगर नाम पकड़ सके तो वही फॉक्स टेल वाला विनर होगा। रेस शुरू होती है और लारा पार्टिसिपेट करती है। वो बाइसिकल को तेजी से चला रही होती है। तभी अचानक उसकी नजर एक शख्स पर पड़ती है। उसे लगता है कि जैसे ये उसके डैड हैं और वो उस वक्त को याद करने लगती है जब वो छोटी थी और उसके फादर उसे अकेला छोड़कर चले गए। वो इन्हीं हालों में गुम होती है कि पुलिस की कार से उसकी टक्कर हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लारा पुलिस स्टेशन में बैठी है। वहाँ उसकी गार्डियन एनी आती है जो कि उसके डैड की कंपनी में एम्प्लॉय थी। ये क्लेवर औरत है। वो लारा से पूछती है कि तुमने रेस में क्यों पार्टिसिपेट किया। वो कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए थे फीस पे करने के लिए। तो वो उसे कहती है कि तुम अपने डैड की प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करो और प्रॉपर्टी और मेंशन अपने नाम कर लो, तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा। हर बार की तरह लारा उसे जवाब देती है कि मैं पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। उसके दिल में उम्मीद है कि उसके डैड जिंदा हैं और वो उन्हें ढूंढ लेगी। एनी कहती है कि रिचर्ड के गए हुए 7 साल गुजर चुके हैं और कोई भी डिटेक्टिव उनको ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। तुम पेपर पर साइन करके अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करो, वरना ये सब कुछ सेल करना पड़ेगा। काफी सोचने के बाद वो अपने डैड के ऑफिस में जाती है। रिसेप्शनिस्ट पहले उसे अंदर जाने नहीं देता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो लारा है तो वो उसे अंदर जाने देता है। ऑफिस में लारा उसके फादर के लायर और एनी बैठे थे। लायर उसे पेपर देता है साइन करने के लिए। वो साइन करने वाली होती है कि लायर उसे एक पजल बॉक्स देता है। वो साइन नहीं करती और क्यूरियस होकर पजल बॉक्स खोलने लगती है। ये बॉक्स उसके डैड ने दिया था कि मेरे मरने के बाद ये लारा को देना। लारा जब इस बॉक्स को ओपन करती है तो उसके अंदर उसके डैड और उसकी फोटो होती है। साथ में एक की और नोट भी होता है। जब इस नोट को ओपन करती है तो ऊपर लिखा होता है कि मेरी आखिरी मंजिल का पहला खत। ये देखकर तीनों सोचने लगते हैं कि ये सब क्या है। लारा वहाँ से उठकर अपने मेंशन में आती है और एक रूम में जाती है जहाँ फैमिली के तमाम डेड मेंबर्स के नाम की स्लेट्स लगी हुई थी। वो रिचर्ड की स्लेट के पास जाती है और उसके नाम के आर को दबाती है। डोर ओपन होता है और ये उसे बेसमेंट तक ले जाता है। ये उसके डैड की रिसर्च प्लेस थी। यहाँ एंटीक चीजें पड़ी हुई थी। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि उसके डैड ने ये चीजें क्यों इकट्ठी की। उसे वहाँ अपने डैड के पासपोर्ट्स भी मिलते हैं जिनके ऊपर उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। उसे समझ नहीं आती कि डैड ये सब क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। उसे वहाँ एक कैम रिकॉर्डर भी मिलता है। इसमें उसके डैड की रिकॉर्डिंग होती है। वो कैम को ऑन करके रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। उसके डैड कहते हैं कि मेरे मरने के बाद तुम यहाँ तक पहुँची हो। उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था। उसके डैड ने मुझे तोड़कर रख दिया था। मैं एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर की तलाश में था जिससे मुझे तुम्हारी माँ वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एंशिएंट प्लेसेस पर जाना और एंटीक चीजें इकट्ठा करने मेरी हॉबी बन गई थी। उसे ये भी कहते हैं कि हिमिको वाली रिसर्च को जला दो ताकि इससे किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। जब वो बॉक्स को ओपन करती है तो उसे कुछ डायरीज, टेप्स और एक मैप मिलता है। साथ में एक बोट की रसीद भी मिलती है। मैप के ऊपर एक आइलैंड भी मेंशन होता है। वो समझ जाती है कि उसके डैड यहीं गए थे। वो डैड का दिया और लॉकेट गिरवी रखवा कर कुछ पैसे लेती है और फिर बोट की रसीद लेकर एक हार्बर पर जाती है और लोरेन की बोट की कैप्टन का पूछती है। तभी कुछ लड़के आते हैं और उसका बैग लेकर भाग जाते हैं। वो उनके पीछे जाती है और अपना बैग वापस लेती है। वो इंडोरेंस बोट तक पहुंच जाती है और लोरेन को रसीद दिखाती है और बोट के बारे में पूछती है।
वो कहता है कि ये बोट मेरे डैड ने रिचर्ड को बेची थी, वो भी उसके साथ गए थे और 7 साल से गायब हैं, यानी अब दोनों के डैड साथ होंगे। और लोरेन को कहती है कि डेविल सी के यामाथाई आइलैंड तक बोट लेकर चलो। वो कहता है कि ये खतरनाक जगह है, वहाँ तूफान आते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। पहले तो वो नहीं मानता, उसने काफी कर्ज लिया होता है। लारा से कुछ पैसों का लालच देती है और वो मान जाता है। दोनों इस आइलैंड की तरफ निकलते हैं जहाँ हिमिको का टॉम है। रास्ते में वो सारी डायरी पढ़ती है कि कैसे हिमिको को टॉम में बंद किया गया और कैसे थाउस मेडन सुसाइड की और उसके साथ दफन हुए। वो एक पजल को सॉल्व करती है जिससे टॉम का डोर ओपन होता है। अब रिचर्ड के बाद सिर्फ लारा इस डोर को ओपन कर सकती है। वो रात को सोई होती है, तभी डेविल सी में तूफान आने शुरू हो जाते हैं। लोरेन उसे कहता है कि बाहर तूफान आ गया है, तुम यहाँ से छलांग लगा दो। वो अपने डैड के पेपर्स को ढूंढना शुरू कर देती है जो हर तरफ बिखरे पड़े हैं। बोट एक पत्थर से टकराकर टूट जाती है और लारा बाहर छलांग लगा देती है। जब उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि एक ग्रुप ने उसे पकड़ लिया है और वो एक कैंप में है। मथाइस नाम का एक आदमी होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ 7 साल से हूँ। एक सैटेलाइट के थ्रू अपने एम्प्लॉय से कांटेक्ट करता हूँ। ऑर्डर का अपने बैग से वो डायरी ढूंढने लगती है। मथाइस उसे कहता है कि मैंने रिचर्ड को मार दिया था 7 साल पहले। यह डायरी मथाइस के हाथ में और उसने सब कुछ पढ़ लिया है। लारा वहाँ से उठकर बाहर जाती है तो देखती है कि कुछ लोगों ने वहाँ से बहुत लोगों को बंदी बनाया हुआ है और उनसे काम करवा रहे हैं। चट्टान में ब्लास्ट करके कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लोरेन लारा को बताता है कि मेरे फादर को मथाइस ने मार दिया है। तभी मथाइस आता और कहता है कि हम अपना कैंप कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। वो लोग मिथिकल क्वीन के टॉम की तलाश में थे और अब उन्हें उसकी असल लोकेशन का पता था। फिशरमैन बेचारे जो गलती से आइलैंड पर आ गए थे उनको इन स्मगलर ने बंदी बना लिया था। लोरेन एक आदमी से गन छीन लेता और लारा को कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। मथाइस लोरेन की टांग पर गोली मारता और अपने आदमी को कहता है कि लारा को पकड़ कर लाओ। वो उसके पीछे भागने लगते हैं। लारा उनसे बचने के लिए भागती है। आगे एक गहरी खाई होती है जिसके नीचे एक रिवर फ्लो करता है। वो उसमें छलांग लगा देती है। उसके हाथ बंधे होते हैं, ना वो फ्लो कर सकती है और ना ही किसी चीज का सहारा ले सकती है। वो एक जगह पहुंच जाती है जहाँ पानी का फ्लो थोड़ा कम है और एक पुराना क्रैश प्लेन है। वो इस पर चढ़ती है और उसके अंदर जाकर रस्सी को काटने लगती है। जहाज टूटने लगता है और वो पैराशूट लेकर जंगल में छलांग लगा देती है। उसके बेड में स्टील का एक छोटा रॉड घुस जाता है। वो रात को जंगल में अकेली होती है। उसे किसी के चलने की आवाज आती है। वो उठकर देखती है, ये मथाइस का आदमी रॉकेट होता है। वो लारा की गर्दन दबोच लेता है। अब इन दोनों के दरमियान फाइट होती है। लारा की टांग पर गोली लगती है और वो रॉकेट को मार देती है। तभी वो देखती है कि एक और आदमी ये सब देख रहा होता है। वो उसके पास जाती है तो वो भागने लगता है। वो भी उसके पीछे भागती हुई केव में जाती है। ये रिचर्ड हैं, लारा के फादर। दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। वो लारा के जख्मों को स्टिच करते हैं। सुबह लारा अपने फादर को बताती है कि मथाइस को हिमिको के बारे में पता चल चुका है। उसके पास वो डायरी और मैप है। वो गुस्सा होते हैं कि उन्होंने तो ये सब जलाने को कहा था। वो कहते हैं कि ये ग्रुप हमारा दुश्मन है, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। वो अपने डैड को बताती है कि हिमिको के बारे में जो कुछ कहा गया और लिखा गया ये सिर्फ मिथ है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। वो डिसाइड करती है कि मथाइस के सैटेलाइट ट्रांसमीटर चुरा कर पीछे लोग उनसे गाड़ियां मंगवाएंगे और फिर वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। जिससे मथाइस को टॉम के डोर तो मिल जाता है, लेकिन अंदर जाने के लिए डोर ओपन करने का नहीं पता। डोर सिर्फ रिचर्ड और लारा ही खोल सकते हैं। लारा वहां जाती है और मथाइस के आदमी को तीर मारती है और कैदियों को आजाद करवाती है। लोरेन भी गन पकड़ता है और सब मथाइस के आदमी से लड़ने लगते हैं। लारा लोरेन को कहती है कि तुम चले जाओ, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रिचर्ड टॉम के डोर के पास खड़ा है। मथाइस उसे कहता है कि डोर ओपन करो, लेकिन वो नहीं करता। वो रिचर्ड को मारने लगता है। फिर लारा रिचर्ड के मना करने के बावजूद टॉम का डोर ओपन करती है। रिचर्ड, लारा और मथाइस के आदमी अब अंदर जाते हैं। लारा एक जगह पर पाँव रखती है तो अंदर से कांटे निकलने लगते हैं। जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ से फ्लोर खत्म होने लगता है और वो सब नीचे गिरने लगते हैं। लारा एक पजल सॉल्व करती है और सबको बचा लेती है। फिर उन्हें एक जगह नजर आते हैं जहाँ मेडन्स के ढांचे और एक कॉफिन है, यानी ये हिमिको का कॉफिन है। लारा इस टॉम के अंदर पिक्चर जो लाइन पढ़ती है, वहाँ लिखा होता है कि हिमिको अपनी मर्जी से यहाँ आई है। वो नहीं चाहती कि इसकी वजह से किसी को नुकसान पहुँचे, यानी वो इविल नहीं थी। जब इस कॉफिन को ओपन करते हैं तो उन्हें एक मम्मी नजर आती है जो बहुत बुरी हालत में है। मथाइस ने अपनी आदमी और गाड़ी बुलवा ली थी। उसके साथ मम्मी को उठा रहे होते हैं कि एक आदमी का हाथ मम्मी से टच होता है। उसके हाथ में सुराग होने लगती है और बॉडी खराब होने लगती है और वो पागल हो जाता है। मथाइस उसे गोली मार देता है। लारा को समझ आ जाती है कि हिमिको को यही बीमारी थी जिस वजह से वो यहाँ आई।
मथाइस इस मम्मी के फिंगर कट करके अपने पास रख लेता है। रिचर्ड और लारा उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रिचर्ड उस पर गोली चलाता है। इसी तरह मथाइस का एक आदमी आ जाता है। वो और रिचर्ड फाइट करने लगते हैं। वो इन्फेक्टेड होता है। रिचर्ड उसे मार देता है, लेकिन वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। उसे टच करने की वजह से ये इन्फेक्शन अब रिचर्ड को हो गया था। रिचर्ड लारा को कहता है कि तुम जाओ और मथाइस को रोको, और वो हिमिको की कब्र के पास बॉम्ब रखकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ लारा मथाइस से फाइट करती है और वही फिंगर उसके मुंह में डाल देती है। वो इन्फेक्टेड हो जाता है। लारा उसे नीचे गिरा देती है। ब्लास्ट की वजह से टॉम गिरने लगता है। लारा रस्सी को पकड़ती है और टॉम के दरवाजे के पास जाती है, जहाँ पर लूरेन और बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। मथाइस की ब्लैक ट्रांसपोर्ट से वो लोग वापस आते हैं। लारा ऑफिस में आती है और प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करती है। वो ऑफिस का इंचार्ज एनी को बनाती है। कंपनीज की लिस्ट देखकर उसे पता चलता है कि एनी पैटना कंपनी के लिए काम करती है। मथाइस भी इसी के लिए काम करता है। वो अपने डैड की लैब में जाती है। बॉक्स ओपन करने पर पता चलता है कि उसके डैड भी पैटना कंपनी के लिए काम करते थे। ये कंपनी रिसर्चर्स का बुरा हाल करती थी, जैसे कि उसके डैड का हुआ। लारा वापस जाती है। पैसे देकर अपना लॉकेट वापस ले लेती है। साथ में गन्स भी खरीदती है अपने नए एडवेंचर के लिए। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा।